गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे, एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहला चैप्टर जो किया था सस्य विज्ञान और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में हमने बीज के बारे में तकरीबन 7 से 8 लेक्चर, उसके बीज के पौध संख्या या सीड डोरमेंसी है, सीड टाइप क्लासेस हैं, सीड वायबिलिटी है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है, इन सब पर तकरीबन 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। बीज का टॉपिक या जो बीज नर्सरी में होता है, नर्सरी से संबंधित, बीज से संबंधित आपका जो चैप्टर है जितना आपके सिलेबस में वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला चैप्टर है, जो अगली यूनिट है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और अगला जो आपका चैप्टर है वो रहेगा भूपृष्ठकरण पर, यानी कि टिलेज पर। तो देखिए, सस्य विज्ञान में ये आपका 10वां लेक्चर है। तो हम पढ़ रहे हैं टिलेज। हमें अगला चैप्टर पढ़ना है टिलेज। अगला टॉपिक है जो है आपका टिलेज। तो देखिएगा टिलेज होता क्या है। टिलेज में सबसे पहले मैंने आपको बीज पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीज उत्पादन बीज उगाना सबसे पहली प्रक्रिया होती है, या बीज उत्पादन करते हैं वो प्रक्रिया हम ये मानते हैं कि जल्दी होती है, सबसे पहले की जाती है। बीज अंकुरण करना या बीज उगाना, बीजों की बुआई करना, ये सबसे पहले बताया था। उससे पहले हमें ये सीखना है कि बीजों को जो उगाना है, बीजों को उगाने से पहले हमें जो भूमि को तैयार करना है उसको क्या कहते हैं, जो क्रिया होती है, जो मृदा की भौतिक दशाओं का सुधारती है, वो क्या कहलाती है? भूपृष्ठकरण। सीधी सिंपल सी चीज है, इसको समझिएगा कि मृदा की भौतिक दशाओं को ठीक करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसको भूपृष्ठकरण या टिलेज बोल देते हैं। सबसे पहले होता था कि मानव ने स्टार्टिंग में पत्थरों से, औजारों से मृदा को क्या किया है? नरम बनाया है। मृदा को नरम बनाने के बाद ही उसमें बीज अंकुरित होता है। तो मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया पत्थरों से ये काम करना। तो मनुष्य ने पत्थर से जमीनों को पीटते थे और उनका कठोरपन है उसको तोड़ देते थे, उस परत को तोड़ देते थे। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, जेथरो टूल नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था, कब बताया था? 1731 में जेथरो टूल ने कहा, इनका ये मानना था कि जो पौधे वृद्धि करते हैं ना, तो पौधे वृद्धि करते समय मृदा के जो छोटे कण होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। वैसे तो ये आज के दिन तो ये बात मजाक लगती है कि मृदा के छोटे कणों का पौधे अवशोषण कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने ये माना था, इनका ये मानना था कि मृदा के जो कण हैं, छोटे कण हैं, उनको पौधे अवशोषण करके वृद्धि करते हैं। तो इन्होंने कहा भी जो बड़े कण हैं उनको छोटा करो। तो इनके अनुसार जो मृदा के बड़े कण थे उसको छोटा करना, इस क्रिया को इन्होंने भूपृष्ठकरण कह दिया था, टिलेज कह दिया था। अच्छा, 1731 में यह बताया था। उसके बाद जो 18वीं सदी आई, 18वीं सदी में जेथरो टूल का भूपृष्ठकरण या टिलेज का फादर भी या जनक बोल देते हैं, फादर भी कहा जाता है। किसको? जेथरो टूल को। सबसे पहले इन्होंने ये बताया था, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज 18वीं शताब्दी आई। 18वीं शताब्दी में एमबी प्लाऊ है या जो डिस्क प्लाऊ है, इस प्रकार के जो प्लाऊ है वो विकसित हुए। धीरे धीरे जो यंत्रों से बनने लगे, उनसे मृदा का कठोरपन दूर किया जाने लगा। तो इस प्रकार प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। जिस प्रकार वैज्ञानिक आए उन्होंने फिर धीरे से बताया कि भूपृष्ठकरण से क्या होता है, मृदा का वायु संचार भी बढ़ता है। फिर वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि खरपतवारों को भी नष्ट किया जा सकता है। तो इनके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उद्देश्य बता दिए।
लेकिन सबसे पहले इनके उद्देश्य और सब चीजें समझने से पहले हमें भूपृष्ठकरण की परिभाषा समझना जरूरी है कि भूपृष्ठकरण एक्चुअल में कहते हैं किसको। अलग अलग वैज्ञानिकों ने तो अलग अलग बता दिया स्टार्टिंग में, कि जैसे स्टार्टिंग में मनुष्य पत्थर से करने लगा, फिर 1731 में जैथरो टुल आए, उसके बाद में इन्होंने कह दिया कि मृदा के छोटे कणों को अवशोषित करके पौधे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। उसके बाद में लीबैग आए, लीबैग ने यह बता दिया कि मृदा में वायु संचार भूपृष्ठकरण के कारण होता है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि इससे खरपतवार नियंत्रण भी होता है। तो अलग अलग इन्होंने उद्देश्य बता दिए। लेकिन भूपृष्ठकरण एक्चुअल में किसको कहते हैं, भूपृष्ठकरण को परिभाषित कैसे करते हैं, वो चीज देखते हैं। मृदा की भौतिक स्थिति, मृदा की भौतिक स्थिति जिसमें पौधों को वृद्धि करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है मृदा में, उसको कहते हैं भूपृष्ठकरण या टिलेज। मृदा की स्थिति को सुधार करके, या फिर आप डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, मृदा की स्थिति को सुधार करके पौधों की वृद्धि के लिए भौतिक अवस्था, किसकी भौतिक अवस्था, मृदा की भौतिक अवस्था को सुधार करना क्या कहलाता है, भूपृष्ठकरण। एक बार फिर देख लीजिएगा कि मृदा को पौधों की अनुकूल वृद्धि के लिए उनकी भौतिक अवस्था में सुधार करना भूपृष्ठकरण कहलाता है। तो यह है भूपृष्ठकरण की परिभाषा कि मृदा की भौतिक स्थिति सुधार कर दो ताकि पौधों की वृद्धि अनुकूल हो। यह सिंपल चीज है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो मृदा की एक तो भौतिक स्थिति होती है ना, उसको वपन कहते हैं, टिल्थ, हिंदी में बोलते हैं इसको वपन, मृदा वपन। अब मृदा की भौतिक स्थिति को मृदा वपन कहा जाता है, याद रखना है। मृदा की भौतिक स्थिति को मृदा वपन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं कि मृदा की भौतिक स्थिति में क्या क्या होता है भाई। मृदा की भौतिक स्थिति में एक तो आता है वायु संचार, एक तो आता है वायु संचार, मृदा में नमी, अंत संपंदन दर, मृदा की जल धारण क्षमता, जल अवशोषण करने की क्षमता, जल निकास की क्षमता। ये सब चीजें किस में आती हैं, मृदा के कणों का आकार, मृदा के कणों की आकृति, ये सब चीजें किस में आती हैं, इसमें भौतिक अवस्था में। वायु संचार, नमी, उसके कणों का आकार, उसके कणों की आकृति, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसमें पोषक तत्व पोषक तत्व नहीं आएंगे, अंत संपंदन दर, जल धारण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता, जल की जो निकास की क्षमता होती है, जल निकास, ये किस में आते हैं, मृदा की भौतिक स्थिति में आते हैं। और इनको सुधार करने के लिए इनको सुधार करके हम क्या है, पौधों की अच्छे वृद्धि कर सकते हैं। या फिर इनको क्या कह देते हैं, मृदा वपन, इनमें सुधार करना, मृदा की भौतिक स्थिति में सुधार करना वपन, या मृदा की भौतिक स्थिति को वपन कहते हैं। तो इनको क्या बोल देंगे, एक्चुअल में मृदा वपन बोल देंगे। सिंपल चीज है, मृदा की भौतिक अवस्था को मृदा वपन कहा जाता है। मृदा वपन में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब इन सारी चीजों को किस प्रकार भूपृष्ठकरण प्रभावित करता है। अब भूपृष्ठकरण मृदा की भौतिक स्थिति सुधारने का ही नाम तो है। मृदा की भौतिक स्थिति क्यों सुधारना है, पौधों की अनुकूल वृद्धि के लिए, यही परिभाषा है। मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारना क्योंकि पौधों की वृद्धि अनुकूल हो, इसी को तो भूपृष्ठकरण कहते हैं। अब अगर इसको भूपृष्ठकरण कहते हैं तो ये भौतिक अवस्था यानी कि इनमें सुधार करना है। तो अभी हम देखते हैं कि भूपृष्ठकरण की परिभाषा पता चल गया, इसके पीछे क्या हुआ था थोड़ा बहुत वो इसके बेसिक के बारे में पता चल गया। अब इसके भूपृष्ठकरण करते क्यों हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, वो चीजें पढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं, सबसे पहले
भूपृष्ठकरण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है भूपृष्ठकरण के? पहला काम तो आता है खरपतवार निकालना। पहला चीज तो आती है खरपतवार निकालना। अब आप एक फसल उगाते हो, उसमें से आपने फसल उगाया, काट लिया, अब अगली फसल उगानी है, यानी कि पिछली फसल के जो भी जड़ें हैं, जो भी स्टबल है, या जो भी वनस्पतिक पदार्थ जो बच गया है, और दूसरी चीज जो उस फसल के दौरान जो खरपतवार उगे थे और आप उनको नष्ट नहीं कर पाए थे, उन खरपतवारों को अब अगली फसल बोने से पहले नष्ट करना पड़ेगा। सॉरी, उन खरपतवारों को अब अगली फसल बोने से पहले नष्ट करना पड़ेगा। अब उनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? भूपृष्ठकरण करते हैं, हल चलाते हैं, मृदा को जोतते हैं, जुताई करते हैं। तो ये पहला उद्देश्य है इसका, क्यों किया जाता है? खरपतवार निकालने। अच्छा, दूसरी चीज, मृदा में फसल उगा दी, फसल बड़ी होगी, अब भी इसके दौरान भी अगर उसमें हल चला करके कोई यंत्र की सहायता से आप खरपतवारों को निकाल रहे हैं तो उस प्रक्रिया को भी भूपृष्ठकरण कहेंगे। तो फसल के दौरान भी खरपतवारों का नियंत्रण किसकी सहायता से हो सकता है? भूपृष्ठकरण की सहायता से। दूसरी चीज आती है इसमें दूसरी चीज मैंने लिख दिया खाद अवशोषण। एक्चुअल में खाद अवशोषण की जगह आपको लिखना है कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण। यानी कि मृदा में पहली फसल उगाई या उसके अंदर का जो आपके जो पहली फसल थी उसको आपने काट लिया, उसका आर्थिक भाग आपने काट लिया, आर्थिक जो पैदावार लेनी थी ले ली, उसके बाद में जो पीछे स्टबल रह जाते हैं, पीछे वानस्पतिक भाग रह जाता है वो, उसके बाद में खरपतवार अलग से रह जाते हैं वो, उन सब को मृदा में मिलाना। जो कार्बनिक भाग है, चाहे वो पौधे का सड़ा गला हुआ भाग है, चाहे वह जंतुओं का सड़ा गला हुआ भाग है, यानी कि कोई भी सड़ा गला हुआ भाग जो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ मैंने कल बताया था सॉइल की क्लास में। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? जो ऑर्गेनिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मेनली बना होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, इन्हीं मेन मुख्य तीन से बना हुआ है, तीन तत्वों से बना हुआ है। तो इनसे मिलकर बनने वाले पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। और पत्तियां, जड़, तना, कोई भी भाग है पौधे का या पशु का या मनुष्य का, मनुष्य से प्राप्त वेस्ट है या जो जंतुओं से प्राप्त वेस्ट है, उसको क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनको खेत में मिलाना, बुआई से पहले खेत में मिलाना किसके द्वारा किया जाता है? भूपृष्ठकरण के द्वारा किया जाता है। यानी कि कार्बनिक खादों का अवशोषण है कौन करता है? भूपृष्ठकरण के द्वारा किया जाता है। तीसरी चीज आती है सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है कैसे? कि आपने भूपृष्ठकरण कर दिया, अब मृदा पलट जाती है, ऊपर की जो लेयर है वो नीचे चली जाती है, नीचे की लेयर है वो ऊपर की ओर आ जाती है। तो इन लेयर्स में क्या होगा? ये लेयर पलटेंगी। अब जो नीचे की लेयर थी, नीचे की जो परत थी, नीचे जो मृदा थी वो ऊपर आ गई। अब उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और उसमें जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, जो हानिकारक है उनको खत्म कर देंगे और जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे ताकि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो ये पलटा किसने? मृदा को किसने पलटा है? भूपृष्ठकरण द्वारा। हाँ, इसी का एक भाग है मृदा को पलटना, यह भी इसका उद्देश्य है, मृदा को पलटना। अब आप 1-2-3 साल तक या 1-2-3 सीजन तक मृदा में जो फसल है उगाते रहिए। अब उसमें क्या होगा? जो ऊपर की जो परत है ना, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई, नमी की कमी हो गई। अब नमी की कमी हो गई, लेकिन नीचे वाली मृदा में तो नमी की कमी नहीं हुई या ना ही नीचे वाली मृदा में पोषक तत्वों की कमी हुई। तो आप क्या काम करो? मृदा को पलट दो, इसको नीचे ले, इसको
ऊपर ले गई। अब इसमें पोषक तत्व भी हैं, नमी भी है, जो पौधे की अच्छे से वृद्धि करा सकते हैं। तो मृदा को पलटने का काम किसके द्वारा किया गया? यंत्रों की सहायता से किया गया। यानी कि इस जो क्रिया है इसको क्या कहेंगे हम? भूपृष्ठकरण। तो भूपृष्ठकरण से मृदा को पलटा भी जाता है। खेत की आकृति। अब जब भी एक चीज तो भूपृष्ठकरण द्वारा फसलें उगाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो जमीनें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। यानी कि ऐसी जगह हो जाती है, कहीं पर पानी थोड़ा ज़्यादा ठहर जाता है सिंचाई के समय, कहीं पर पानी थोड़ा कम ठहरता है, कहीं पर टीले से बन जाते हैं, कहीं पर यानी कि उचित कृषि क्रियाएं नहीं कर सकते ऊंची नीची उबड़ खाबड़ भूमि में। तो उसको सपाट बनाने के लिए भूपृष्ठकरण करना पड़ेगा, पाटा लगाना पड़ेगा। भूपृष्ठकरण क्रिया कर दी। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है? खेत में आपको निश्चित रूप से सिंचाई करनी है, पौधों को लगाना है, डोलियां बनानी है, मेड़े बनानी है, ताकि किसको जो एक निश्चित रूप से सिंचाई की जा सके, एक निश्चित रूप से आप उस खेत की बाउंड्री सेट कर सकें। इन सब कार्यों के लिए मेड़े बनाई जाती है, डोलियां बनाई जाती है। और डोलियां बनाई जाती है, मेड़े बनाई जाती है, वो क्या करती हैं? मृदा जो खेत है उसको एक आकृति प्रदान करती है। ये आकृति भी जरूरी है प्रदान करना। क्यों जरूरी है? ताकि सिंचाई सही से हो सके, खेत को एक अच्छी बाउंड्री मिल सके। दूसरी चीज है, भूमि को समतल किया जाता है। ये कार्य किस क्रिया के द्वारा होता है? भूपृष्ठकरण के द्वारा, टिलेज के द्वारा। अच्छा, उसके बाद में आपका पॉइंट आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोकता है। अब देखो, जैसे ही आप डोलियां बनाते हो, मृदा अपरदन भूपृष्ठकरण से आपने क्या कर दिया? खेत को समतल करके तैयार कर दिया, उसके डोलियां बना दी और सब अच्छे से तैयार कर लिया है। लेकिन होगा क्या अगर आप डोलियां नहीं बनाओगे, या कुंड नहीं बनाओगे, या मेड़े नहीं बनाओगे? तो मृदा अपरदन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक खेत समतल होता है जिसकी चारों ओर बाउंड्रियां होती हैं, और दूसरा खेत समतल होता है और उसके खेत सीधा रखा हुआ है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो सीधी सी बात है कि मृदा खेत में, उसमें मेड़, जहाँ पर मेड़ बनाई हुई है उसमें मृदा ज़्यादा से ज़्यादा मेड़ों तक जा सकती है, डोलियों तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जाती है। हाँ, बहुत तेज आ गया तूफान तो वो तो क्या ही कह सकते हैं। तो किसमें सहायक होता है? मृदा अपरदन को रोकता है। अगली चीज आती है कि कीट पतंगों को नियंत्रित करता है। कीट पतंगों को, अब बहुत सी चीजें आपने सुनी हैं कि आपने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद में उसमें कीट या कीट के अंडे रह जाते हैं। कहां पर? मृदा में रह जाते हैं, और वो अगले साल उसी फसल उगाने पर फिर उनको तंग करते हैं। तो उन अंडों को नष्ट करने के लिए, या उन जीवों को, उन कीटों को, उन रोगों को नष्ट करने के लिए क्या है? मृदा को पलटा जाता है। कौन करता है? भूपृष्ठकरण करता है। पलटने की बात कर चुके हैं। अब वो कीट और वो सब चीजें, रोग, जो भी चीजें हैं, वो सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट संपर्क में आएगी, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आएगी, तो टेम्परेचर उनका बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से, सूर्य के प्रकाश की किरणों की वजह से, तापमान बढ़ने से और सूर्य की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट उस पर गिरने से उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। एक उद्देश्य ये है। अगला उद्देश्य रहता है कठोर कृषि परत तोड़ना। अच्छा, कठोर कृषि परत तोड़ना क्या मतलब? क्या हो गया कि आप फसलें लगाते रहते हो काफी समय तक और खेत में सिंचाई होती रहती है, फसलें चलती रहती है। अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद आप ये पाएंगे कि जो मृदा है ना, उसमें इस प्रकार यहां पर जो परत है वो कठोर हो जाएगी, यहां पर जो परत है वो कठोर हो जाएगी। अब कठोर, यहां पर आप जुताई करते रहते हो रेगुलर ऊपर, लेकिन इस परत को अगर ये कठोर हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा? नीचे वायु संचार नहीं होगा, ना ही नीचे जल का निकास होगा, ना ही नीचे जल बैठेगा।
मृदा की जल धारण क्षमता, जल अवशोषण करने की क्षमता क्या है, कम हो जाएगी। और इसकी वजह से ना तो जल नीचे जाएगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाएगा, ना ऑक्सीजन नीचे जाएगा। तो अब इन परतों को तोड़ने के लिए कृषि क्रियाएं क्या की जाती है यहाँ पर, यानी कि मृदा की जो कठोर परत होती है, या यूं बोल दीजिए कि जो अधोभूमि होती है, जो ऊपर की परत से थोड़ा नीचे होती है, अधोभूमि है, उसमें अवमृदा है। अवमृदा में या अधोभूमि में क्या है, जो कठोर परत होती है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, भूपृष्ठकण करता है। अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, खड़ी फसल में फायदा करना। अब देखो खड़ी फसल में क्या फायदा कर सकता है भूपृष्ठकण। अब खड़ी फसल में एक तो निश्चित रूप से खरपतवारों का नियंत्रण करता है। अगर यंत्रों की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, भौतिक या यांत्रिक विधि से खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये क्या है, खड़ी फसल में सहायता करेगा। दूसरी चीज है, अगर ज्यादा पानी देने से मृदा फसल के बीच में कठोर हो गई है तो उसको नरम बना देगा। तीसरी चीज है कि उसमें उर्वरक डालने हैं, तो उर्वरक क्या है, भूपृष्ठकण की सहायता से डाले जा सकते हैं। उसमें डोलियां बनाई जा सकती है जिससे सिंचाई आसानी से की जा सके। तो ये सारे काम खड़ी फसल में भी कौन करता है, भूपृष्ठकण की सहायता से किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में आपका, हाँ, एक बार इनको दोबारा देख लीजिए। खरपतवार निकालना यानी खरपतवार निकालना या नष्ट करना या नियंत्रण करना बोल देंगे। उसके बाद में आता है कार्बनिक खाद का अवशोषण करना। कार्बनिक खाद को पत्तियां, तने, जड़ या जो जीव जंतु है उनका अवशेष है उसको मिलाना मृदा में, यही करता है। सूर्य का प्रकाश प्रदान करता है, क्योंकि मृदा को पलट देना। अब आप कभी भी गर्मी के मौसम में देखेंगे ना, गहरी जुताई हमेशा गर्मी के मौसम में की जाती है। गहरी जुताई गर्मी के मौसम में करने का कारण ये रहता है कि उस समय जब मृदा पलट दी जाती है, प्लावों की सहायता से मृदा को पलट दिया जाता है। मृदा को पलटा तो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर की परत नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे के पोषक तत्व और नमी प्रयोग नहीं किए जाते पौधों द्वारा, और भूपृष्ठकण द्वारा वे ऊपर ले जाए जाते हैं। और अब इसमें अगर कोई भी खरपतवार या कोई भी कीट रोग संबंधित चीजें बची है तो वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। यही इसमें रहेगा। मृदा को पलटता है, क्यों पलटते हैं, ताकि पोषक तत्वों और नमी को पूरा किया जा सके। पोषक तत्व और नमी ऊपर की परत में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऊपर की परत में पोषक तत्व और नमी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं पौधों की लगातार प्रयोग से। और पौधों के लगातार प्रयोग से क्या है, ये कम हो जाएंगे। कम होने से उसके बाद में क्या हो जाएगा, मृदा को पलट देंगे, नीचे के यूज नहीं हुए तो ये पोषक तत्व और नमी ऊपर आ जाएंगे। खेत की आकृति, डोलियां, मेड़े, कुंड, ये सब बना करके खेत को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। मृदा अपरदन को रोकता है। बता ही दिया कि डोलियां, कुंड बनाते हैं तो उससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कीट पतंगे, मृदा के अंदर जितने भी कीट, जीव जंतु जितने भी उपस्थित होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनको और लाभ पहुंचाती है सूर्य के प्रकाश की किरणों के संपर्क में आने से, और जो नुकसानदायक होते हैं उनको मार देती है सूर्य की किरणें। कठोर कृष्ण परत, जो अवो मृदा में या अधोभूमि में जो परत बनती है लगातार सिंचाई करने से, लगातार उर्वरकों के प्रयोग से, जिसके कारण वायु संचार नहीं होता, उसको मार दिया जाता है, परत को तोड़ दिया जाता है। खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करता है, निराई गुड़ाई में सहायक होता है, नाइट्रोजन जैसे उर्वरक उसमें देता है। अगर जो परत है वो कठोर हो गई है तो उसको नरम करने के काम में आता है। एक पॉइंट और रहता है इसका, उसको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार, जो 10वां पॉइंट है कि जो अगर ऊपर की परत कठोर हो गई, आपने भूपृष्ठकण क्रियाएं नहीं की है, ऊपर की परत कठोर हो गई तो क्या होगा, ये ऊपर की परत है, यह मृदा में ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है, जल का भी आदान प्रदान होता रहता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से वाष्पीकृत जल ऊपर चला जाता है भाप की अवस्था में बनकर, और सिंचाई कर दें तो वो जल उसके अंदर चला जाता है, यानी कि जल का और वायु का संचार होता रहता है। अब अगर हम वायु की बात करें, अगर हम वायु की बात करें
तो वायु के अंदर ऑक्सीजन भी अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, ये सब चीजें चलती रहती है, यानी वायु संचार बोलते हैं इसको। अब देखो, अब जड़ की जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई तो जल कम क्रियाशील हो जाएगा। क्यों कम क्रियाशील कैसे हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में मिलेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और कार्बोनिक अम्ल ज्यादा अभिक्रिया करता है। कार्बोनिक अम्ल अगर ज्यादा अभिक्रिया करता है तो पोषक तत्वों के साथ ज्यादा अभिक्रिया करेगा, यानी पोषक तत्व ज्यादा जल्दी जल में मिल जाएंगे और ज्यादा जल्दी पौधे को मिलेंगे। अगर CO2 कम हो गई तो क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल नहीं बनेगा और जल की अभिक्रिया है वो भी धीरे हो जाएगी और पोषक तत्व कम मिलेंगे। दूसरी चीज आती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जड़ें श्वसन क्रिया कैसे करेंगी, जड़ें श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगी। CO2 ज्यादा हो गई तो भी जो जड़ें हैं वो श्वसन क्रियाएं नहीं कर पाएगी। तो इस जो ऊपरी परत है जिसमें वायु संचार होता है, वायु संचार में ये लाभदायक होता है। वायु संचार के लिए एक कठोर परत को तोड़ना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, आगे इसके बात करते हैं टाइप की टिलेज। इसके भूपृष्ठकण के दो टाइप होते हैं, वो दो टाइप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यतः इसको प्राथमिक और द्वितीयक भूपृष्ठकण में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः इसको प्राथमिक और द्वितीयक भूपृष्ठकण में परिभाषित किया जाता है। पहले मैं इनको परिभाषा बता दूं, वर्गीकृत किया जाता है, सॉरी, पहले मैं इनकी परिभाषा बता दूं। जो आपने फसल लगाई, उसको काट लिया और अगली फसल लगाने से पहले, यानी कि फसल या बीजों की बुआई से पहले जो भूपृष्ठकण क्रियाएं की जाती है वो तो प्राथमिक में आता है, और जो फसल लगाने के बाद, बीजों की बुआई के बाद जो क्रियाएं की जाती है उसको क्या बोल देते हैं, द्वितीयक भूपृष्ठकण क्रियाएं। यानी कि ये किसमें सहायक होता है, कठोर कृषण परत तोड़ने के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, मृदा जो खेत है उसको आकृति प्रदान करने के लिए, खेत को समतल करने के लिए, और खेत में जो मृदा को पलटना है उसके लिए ये प्राथमिक लाभदायक होता है। अच्छा, द्वितीयक भूपृष्ठकण है। द्वितीयक भूपृष्ठकण क्या काम आता है, द्वितीयक भूपृष्ठकण का मुख्य काम रहता है उर्वरक प्रदान करना, कीटनाशक दवाइयां प्रदान करना, सॉरी। उसके बाद में आता है इसमें जो आपकी ऊपर से अगर मृदा कठोर हो गई है, सिंचाई कर रहे हैं आप लगातार और ऊपर से कठोर हो गई है और खड़ी फसल में आपको कठोर परत को तोड़ना है तो ये काम आता है। जो आपकी जो डोलियां हैं, अगर उनको तोड़ना है, पौधों को, नए पौधों को लगाना है, अगर पौधों की संख्या ज़्यादा हो गई, उन पौधों को निकालना है, खरपतवारों को निकालना है खड़ी फसल से, तो ये सारी प्रक्रियाएं द्वितीय भूपृष्ठकण के अंदर आती है। प्राथमिक भूपृष्ठकण के अंदर क्या आता है, मुख्य रूप से खेत के सारे खरपतवारों को निकालना। उसके बाद में दूसरा कि मृदा को पलटना, यानी कि गहराई से जो पलटाई की जाती है वो मृदा की जो कठोर परत होती है उसको तोड़ना होता है। मृदा में अगर कार्बनिक खाद का मिश्रण करना है तो वो कौन करता है, प्राथमिक भूपृष्ठकण करता है। और द्वितीयक में बता ही दिया कि उर्वरकों को मिलाना है या मृदा की कठोर परत है उसको नरम करना है, सिंचाई करना है या उर्वरक प्रदान करना है खड़ी फसल को, या फिर कुछ ज़्यादा पौधे हो गए हैं तो उनको पौधों को निकालना है, अगर पौधों की संख्या कम रह गई है तो उनको जो बीच में गैप है उसको भरना है। तो सारी चीज़ें किस में आती है, द्वितीयक भूपृष्ठकण में। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद में भूपृष्ठकण 3 या 4 जो लेक्चर हैं 3 या 4 वीडियो में भूपृष्ठकण समाप्त होगा आपका, शायद 3 वीडियो में या 4 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आज जो नया टॉपिक शुरू किया था भूपृष्ठकण, यानी कि मृदा को तैयार करके मृदा को पौधों की वृद्धि के लिए तैयार करना, उसकी भौतिक अवस्था में सुधार करना भूपृष्ठकण कहलाता है। फिर उसके उद्देश्यों की बात की थी और फिर उसके टाइप जो कितने प्रकार के होते हैं उनके वर्गीकरण की बात की थी। आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आशा है आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।